रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आपकी रह गई। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास एक टॉपिक कंप्लीट किया है, तो अब आप उस टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कहीं के भी हो, आप कहीं का भी मैटर लगाएं, कहीं की भी बुक लगाएं, आप जितने भी प्रीवियस चैप्टर जो खत्म होते जा रहे हैं उनका आप टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करते रहें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, जितनी जल्दी आपने पढ़ा है उससे भी जल्दी आप भूल सकते हैं, समझ रहे हो? तो भूलने की जो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, बहुत तगड़ी होती है इंसानों में, समझ में आ रहा है? तो तगड़ी से पढ़ाई करते रहो, तगड़े से रिवीजन करते रहो, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। क्लियर? तो बात अपन ने की थी कुछ जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कर ली थी। अपन ने यहाँ पर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़े थे? इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट यहाँ पर हमने सबसे पहला इफेक्ट पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ा था हमने? इंडक्टिव इफेक्ट। और इसके बारे में हमने सारी बातें की थी कि कब इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, कैसे हम प्लस आई बताते हैं, कैसे हम माइनस आई बताते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर सीखा। तो बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आए कि एक्चुअल में हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया। जैसे मैं आपसे बोलूँ प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट, बच्चों ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कैसे डिपेंडेंट होते हैं? क्या मैंने आपको पूरी बात जो समझाई थी वो ये समझाई थी बच्चों कि यहाँ हम जब भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। जैसे हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं बच्चों, हमेशा एक नीचे लेवल से अपर लेवल जाते जाते हैं, वैसा ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी लेस ईएन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर एक एल्कीन है। इस एल्कीन की बात अगर हम करें तो बताइए, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एल्कीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है? विथड्रॉइंग टेंडेंसी शो कर रहा है। कैसी टेंडेंसी शो कर रहा है? विथड्रॉइंग। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा? माइनस है। उसी तरीके से ये साइक्लोहेक्सेन क्या कर रहा है? डोनेटिंग टेंडेंसी शो कर रहा है, देने की टेंडेंसी शो कर रहा है, इसीलिए बच्चों इसका नाम देंगे प्लस आई। बहुत अच्छे से सीखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। तो चलिए मुझे एक दो क्वेश्चन इसके करके दिखाएं जल्दी से। अगर मान लीजिए मेरे पास ये है और यहाँ पर ये है, मुझे बताएं ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई या माइनस आई? तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा रखी थी कि बच्चों जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो वहां पर इंडक्टिव भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? नो इंडक्टिव। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेन के साथ बेंजीन जुड़ा होता तो मैं क्या बोलता? इस बेंजीन रिंग के कारण ये क्या करेगा? ये बेंजीन रिंग है sp2 बच्चों, और ये है sp3। sp2 और sp3 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? आपको मैंने बता रखा है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है? 1/2 मतलब 50% है, यहाँ 1/3 मतलब 33% है, यहाँ 1/4 मतलब 25% है। तो बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप सबको क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? विथड्रॉइंग टेंडेंसी शो कर रहा है, और विथड्रॉइंग टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? माइनस आई। क्लियर बात समझ में आई? मैंने यहाँ पर ऑर्डर की बात की थी, आपको मैंने ऑर्डर लिखाए थे, प्लस आई के ऑर्डर, माइनस आई के ऑर्डर, और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जब भी मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ मान लीजिए डबल बॉन्ड है। अगर मैं पूछूं इस बॉन्ड के लिए ये ग्रुप क्या कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये ग्रुप प्लस आई है या माइनस आई है। तो मुझे बताओ बच्चों, लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ, इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस आई, और ये क्या होगा बच्चों? प्लस आई। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो समझ में आया आपको कि प्लस आई माइनस आई कैसे देख रहे थे?
अब बात करते हैं यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और कार्बोनाइट के। हमने क्वेश्चंस किए थे बहुत अच्छे से और उन्हीं की थोड़ी सी एक दो प्रैक्टिस करेंगे और आगे अपन बात करेंगे आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी, कभी भी कोई स्टेबिलिटी आपसे पूछे तो आपको हमेशा ये पता होगा कि एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये कैसा पॉइंट होता है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट से ज़्यादा है इसका मतलब माइनस चार्ज है और न्यूट्रल पॉइंट से कम है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा। अपने आप को न्यूट्रल करने का मतलब हुआ ये अभी है खाली। अभी कैसा है? ये खाली है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंट होते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? खाली चीज को न्यूट्रल करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास डोनेटिंग टेंडेंसी वाले ग्रुप होने चाहिए। इसीलिए मैंने लिखाया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास कभी भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक तरफ से दे रहा है, यहाँ तीन तरफ से डोनेटिंग है और यहाँ दो तरफ से डोनेटिंग है। अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है तो बच्चों स्टेबिलिटी होगी 3, 2, 1। क्या समझ में आता है? फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज के साथ डोनेटिंग टेंडेंसी के ग्रुप नहीं लगे हैं, विथड्रॉइंग टेंडेंसी के ग्रुप लगे हुए हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे फ्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है। अब मुझे बताएं इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जरूरी क्या है? इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कोई ग्रुप नहीं लगे। लगे कौन से ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो कम से कम खींचेगा वो पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव पहले से खाली है, वो नहीं चाहता कि मुझे खींचने वाले ग्रुप हो, लेकिन मैंने लगा दिए कि नहीं भाई साहब तुम तो ग्रुप लो ही लो, तो वो क्या सोचेगा कि अगर कोई खींचने वाला भी है तो कम से कम खींचने वाला ही मुझे स्टेबल कर सकता है। और कम माइनस आई किसका लगता है? 1 या 2 का। तो आप बता सकते हो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब खींचने की टेंडेंसी भी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पॉजिटिव से जस्ट जुड़े 2 कार्बन के बाद हैलाइड था, यहाँ पर भी 2 कार्बन के बाद ही हैलाइड है। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछता कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर फ्लोरीन। अब मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान दो, अब मैंने इस फ्लोरीन को बहुत दूर लगाया है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के बाद लगाया। इसे मैंने लगाया 2 कार्बन के बाद, 1 कार्बन और 2 कार्बन के बाद। इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या है? इससे पास में है, इससे पास में है तो ये खींचेगा ज्यादा, और खींचेगा ज्यादा तो बताओ ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है? दूर है बच्चों। तो मुझे बताओ जितनी डिस्टेंस यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये कितने कार्बन बाद है? 3 कार्बन बाद है और ये 2 कार्बन बाद है। तो बताओ खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसकी कम होगी। तो सबसे बड़ी चीज है हमें डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है और सिग्मा बॉन्ड में जितने ज़्यादा दूर होगा उतना कम वो खींच पाएगा, जितने पास में लगे होंगे उतना ज़्यादा वो खींच पाएगा। तो बताओ यहाँ स्टेबिलिटी 1 और 2 की पूछी आती है तो आप बोलते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर अपन ने पॉजिटिव के बारे में ये सारी बातें की थी। इसी तरीके से हमने नेगेटिव के बारे में बात की थी बच्चों कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। तो मुझे बताओ नेगेटिव की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते थे? आप सबको याद आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कैसे देखे थे अपन ने? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों? नेगेटिव का मतलब हुआ कि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। अब जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन है तो बताओ इलेक्ट्रॉन खूब भरे भरे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या अपने आप को खाली करना चाहेगा? और अपने आप को खाली करने का मतलब क्या हुआ बच्चों? उसके पास में कोई ऐसे ग्रुप लगे हों जो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हो। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसके पास होती है? -I। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो मुझे बताओ जितने ज़्यादा -I ग्रुप लगे होंगे, जितने पास में लगे होंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है।
सही बात है, नेगेटिव की बात समझ में आ रही है। तो नेगेटिव के बारे में मैंने 3-4 चीजें बताई थी कि सबसे पहले नेगेटिव चार्ज के लिए हम ये देखते हैं कि एटम कौन सा है, विच एटम। एटम देखने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास मान लो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड C पे नेगेटिव है, तो मुझे बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? C ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये होता है बच्चों sp और ये होता है sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? sp की, देन sp2, देन sp3। ध्यान रख पाओगे? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। सेकेंड बात मैंने आपको ये बताई थी, सबसे पहले कौन से एटम पे देखते थे, फिर अपन ने ये बताया था कि अगर मान लो सेम एटम पे है, इफ चार्ज ऑन सेम एटम, तब हम देखते हैं जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबल। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ O माइनस है और यहाँ भी O माइनस है, दोनों चार्ज पे सेम है, दोनों O पे ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरो और यहाँ मैंने लगा दिया क्लोरो। क्या इनकी डिस्टेंस सेम है बच्चों? सबसे पहले आप डिस्टेंस ही देखोगे। जब डिस्टेंस सेम है तो मैंने देखा फ्लोरीन और क्लोरीन, तो बताओ कौन ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करता है, किसका माइनस साइन ज्यादा होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है? ज्यादा माइनस आई शो करता है बच्चों, और क्लोरीन कम माइनस आई शो करता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि अगर मान लो मेरे पास मान लो 2 लेसर माइनस आई लगे, जैसे बच्चों यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? 2 Cl लगा दिए, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया बच्चों? 1 फ्लोरीन लगा दिया। तो मुझे बताओ 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल? तो मैंने एक और बात आपको बताई थी कि जब भी 2 लेसर माइनस आई, 2 कम माइनस आई वाले ग्रुप हो और 1 ज्यादा माइनस आई वाला ग्रुप हो, तो हमेशा कम और ज्यादा में हमेशा ये जीतेंगे जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो बताओ बच्चों क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? Cl की। इसका मतलब कौन ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा? ये। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 1 इज ग्रेटर देन 2। तो आपको ये सारी बातें मैंने यहाँ पर सिखाई। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? बताओ, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो कुछ अच्छी सी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ मेन चीज की बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी बात करने वाले हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए, अच्छा मुझे एक बार ये बताइए, अगर मेरे पास नेगेटिव सेम फैमिली के एलिमेंट्स के ऊपर होता है, अगर नेगेटिव चार्ज सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर होता है, तो बताएं बच्चों उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? क्या आपको सबको बताया था मैंने कि कभी भी अगर सेम फैमिली के ग्रुप आ जाए, मैंने आपको बताया था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर सेम फैमिली के ग्रुप में माइनस चार्ज है बच्चों, तो हमेशा साइज फैक्टर वर्क करता है किसके लिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। क्या समझ में आ रहा है? जब भी आपके पास सेम ग्रुप के सेम फैमिली हो, सेम फैमिली में हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इक्वली सर्कुलेट होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताएं, अगर मेरे पास कभी कोई पूछता कि फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है या आयोडीन माइनस है, यहाँ पर कौन ज्यादा अच्छा होता? ये ज्यादा अच्छा होता। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर होता SH माइनस है, OH माइनस है, Se माइनस है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बताएं स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होगी? क्या मुझे पता है कि फैमिली अगर देखें तो OS पीसीएम, जैसे जैसे नीचे आओगे साइज क्या होगा? बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो ऊपर नेगेटिव भी क्या होगा? स्टेबल होगा। इसका मतलब आंसर आएगा 3, 1, 2। तो आपको नेगेटिव चार्ज के बारे में सारी चीजें क्या हो गई? पता हो गई। अब नेगेटिव चार्ज के बारे में क्यों सारी चीजें पता करवा रहा हूँ? क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेंथ, तब हमें ये सारी चीजें क्या आने वाली है? यूज आने वाली है बच्चों। क्लियर बात समझ में आ गई? तो चलिए अपन आगे शुरू करते हैं यहीं पर। बात करते हैं यहाँ पर
फॉर इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीजों के बारे में हम यहाँ सीखने वाले हैं। कभी भी एसिडिक स्ट्रेस की बात करें तो उसका मतलब क्या है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। यहाँ हम एसिडिक के वैल्यू नहीं बताते कि इसकी एसिड है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नहीं। हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस हिसाब से करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, यही हमें यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, एसिडिक स्ट्रेस समझने के लिए आपको चीजें समझनी होगी, कॉन्सेप्ट समझने होंगे, आपको रटना नहीं है बच्चों, पहली बात। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिडिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है, एसिड का मतलब क्या हुआ, CH3COOH है मान लीजिए। इसको क्या बोलते थे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन है, क्या मैं इसको एथेनोइक एसिड बोल सकता हूँ? एथेनोइक एसिड के साथ मैंने क्या किया बच्चों, मैंने वाटर की रिएक्शन कराई, ये क्या है, वाटर। तो आपको ये चीज समझनी है कि एसिड का मतलब होता है कि एसिड के अगर बेस के साथ रिएक्शन हो तो बेस क्या करेगा, बेस के पास है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है इसके पास, और लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इसकी बहुत अच्छी होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी होगी तो ये H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करने में बहुत अच्छा फील करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि O पर डेल नेगेटिव होगा, H पर डेल पॉजिटिव होगा। यहाँ O की वजह बताएं तो यहाँ पर डेल नेगेटिव होगा और H पर डेल पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव इस H को अपनी तरफ क्या करना चाहेगा, जोड़ना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो ये यहाँ पर ये वाटर एज लाइक बेस एंड ये क्या करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा रिएक्शन में, ध्यान दें। जब यहाँ एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बनेगा, H प्लस निकल जाएगा तो क्रिएट क्या होगा, नेगेटिव। H प्लस में गया तो क्रिएट क्या हुआ, नेगेटिव। और H प्लस लेकर वाटर क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाता है आफ्टर द रिएक्शन विद बेस। क्या बनाता है, एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाता है और बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। क्या समझ में आ रही, बढ़िया बात है सारी। तो ये जो रिएक्शन है इससे हम क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हैं इस चीज को, तो सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर मान लीजिए एक रिएक्शन क्वोशेंट है जिसे मैंने नाम दिया Ka। रिएक्शन क्वोशेंट का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कैसी रेट डिपेंड कर रही है, क्या रिएक्शन की रेट है, कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, कैसे रिएक्शन की स्पीड है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसके रेट पे डिपेंड कर रही है। तो बताइए इसके रेट को अगर मुझे लिखना होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इसको लिखने के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मुझे बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर C लिख सकता हूँ, इसको मैं CH3 लिख दूँ थोड़ा अच्छे से, CH3COO माइनस है। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पर H3O प्लस है। नीचे क्या है, CH3COH और वाटर। नीचे क्या है, CH3COH और क्या है बच्चों, वाटर। अगर आप इस Ka की बात करें बच्चों तो ये Ka ही कहलाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या कहलाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब समझना बच्चों, Ka किस पे डिपेंड करेगा, क्या न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा? तो मुझे बताएं, यहाँ पर एक इस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो मुझे बताओ ये बना कैसे? कोई एसिड है, अगर मुझे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एसिडिक H को हटाना पड़ेगा। एसिडिक H कैसे पहचानोगे, एसिडिक H कैसे पहचानोगे? तो H पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट है बच्चों, जो सबसे तगड़ा नेगेटिव क्रिएट करे, जो सबसे तगड़ा नेगेटिव क्रिएट करे वो H सबसे तगड़ा एसिडिक होगा। जैसे अगर मैं C से H निकालूं तो मेरे पास बनेगा C माइनस COOH। अगर मैं यहाँ से H निकालूं तो मेरे पास बनेगा COO माइनस। जल्दी से बचाएं, माइनस कहाँ स्टेबल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
अच्छी होती है, इसीलिए मैंने इस कार्बन से H ना निकाल के मैंने यहाँ से H निकाला। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करेगी, उसके कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि मुझे पता है Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर इसके है, इसका मतलब Ka किस पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे। जितनी कंटेंट में ये होगा, जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू। क्लियर बात समझ में आती है यहाँ तक? तो मुझे बताओ करना क्या है, कॉन्जुगेट बेस पे जो एनायन बन रहा है, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा H+ जल्दी निकलेगा। सही बात है, क्यों निकलेगा मुझे बताओ। अगर मुझे H+ देना होता तो मैं H+ तभी जल्दी दूंगा जब मुझे नेगेटिव बहुत स्टेबल मिले। सही बात बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, बताओ मुझे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास मान लो कोई पूछे कि एक मेरे पास ये OH है और एक मेरे पास ये NH2 है, किसी ने कहा कि यार यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा एसिडिक H को रिमूव करना। एसिडिक H सबसे तगड़ा कौन है भाई, यहाँ कार्बन पे ऑक्सीजन पे, कौन सा निकालूंगा, ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला निकालते ही क्या बन जाएगा मेरे पास, O नेगेटिव। यहाँ पे C पे है, N पे, कौन सा निकालूंगा, N वाला, तो यहाँ क्या बन जाएगा, NH नेगेटिव। मुझे बताओ नेगेटिव स्टेबल कहाँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि Ka का मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, इसकी अच्छी होगी। क्लियर बात समझ में आई? इसीलिए मैंने आपको ये रिएक्शन करके दिखाई जिससे आपको फील हो कि Ka किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस पे जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी पे। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये लिख सकता हूं मैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of anion on conjugate base। conjugate base पे जो एनायन होगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? तो सिंपल हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ H को हटाना है, H को हटा के नेगेटिव लगाना है और नेगेटिव की स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ या Ka वैल्यू उतनी ही अच्छी होगी। क्या बहुत अच्छे से क्लियर होता है, समझ में आता है? चलिए इसको नोट करिए, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे हमने यहाँ पर सीखा। तो चलिए इसको नोट कर ले बच्चों। तो जनरली आपको यहाँ पर समझ में क्या है बच्चों कि भाई साहब अगर मुझे कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का सबसे सिंपल मेथड है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन on conjugate base, conjugate base। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है अच्छे से? तो हमें सिंपल क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस बनाने का सिंपल सा मतलब है H+ को निकालना। H+ में निकलेगा तो क्रिएट क्या करेगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे कहा मेरे पास है CH4, मेरे पास है NH3 और मेरे पास है वाटर। बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? क्या बहुत इजी है? तो मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। अब मुझे पता है H एक ही जगह पे है तो यहीं से निकाल सकता हूं और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहाँ पर देखो तो यहाँ क्या बनेगा, OH-। क्या सबको समझ में आ रहा है कॉन्जुगेट बेस? अब बताओ नेगेटिव की स्टेबिलिटी कहाँ अच्छी है, तो मैं तुरंत देख के बता सकता हूँ कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी अगर अच्छी है तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा, कुछ ये होगा।
क्या क्लियर समझ में आता है? तो चलिए और अच्छे से बात करते हैं। यहाँ इसको के ए भी लिख सकता था कि के ए का ऑर्डर बताओ। क्लियर? चलिए यहाँ बताइए बच्चों, मुझे यहाँ पर किसी ने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है इन तीनों में, 1 2 3। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ के ए, या इसी को बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा एसिडिक एच को रिमूव करना। एसिडिक एच का मतलब क्या हुआ? ऐसा एच जो सबसे तगड़ा नेगेटिव डोनेट करे, सबसे तगड़ा नेगेटिव बनाए। मुझे बताओ सबसे तगड़ा नेगेटिव कौन बनाएगा? यहाँ पर ये एच कार्बन पे लगा है जो कि sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp है और ये भी sp है। ठीक, पर sp हाइब्रिडाइजेशन अगर यहाँ नेगेटिव बनाओ तो यहाँ तो h है ही नहीं, चारों वैलेंसी बिजी है, h है ही नहीं। कहाँ h है? यहाँ। तो कहाँ से h निकालना मैं पसंद करूंगा? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव बनने वाला है वो सबसे तगड़ा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि sp कार्बन पे नेगेटिव सबसे अच्छा होता है। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक sp3 है, एक sp2 है, तो मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा और नेगेटिव यहाँ लगाना चाहूंगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव कम स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड पे और ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। किसी ने कहा सर आपने यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं बनाया? बच्चों यहाँ नेगेटिव को कोई डोनेट करने वाला नहीं है, यहाँ नेगेटिव को डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ बनाया जिससे सबसे तगड़ा नेगेटिव बन सके। यहाँ की बात करें तो यहाँ कहीं भी बनाओ तो मैंने यहीं पर बना दिया, क्योंकि मुझे पता है सब sp3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल किसका बना? 1 का, फिर किसका बना? 2 का, और फिर किसका बना? 3 का। दिस इज द Ka ऑर्डर, यही है Ka ऑर्डर। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात आपको? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक OH लगा होता, यहाँ ये OH लगा होता, और यहाँ पे ये OH लगा होता। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ इस OH को अगर मैं बात करूं और यहाँ इस OH की बात करूं और यहाँ इस OH की बात करूं, तो मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ Ka का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहला काम है आपको H हटाना है। आप H कहाँ से हटाना चाहोगे? यहीं से, तो नेगेटिव यही लगाना चाहोगे, यहाँ भी नेगेटिव यही लगाना चाहोगे और यहाँ भी नेगेटिव यही लगाना चाहोगे। अब बताओ नेगेटिव सब जगह कहाँ लगा है? O नेगेटिव पे। सब जगह क्या है? सेम है। जब सब जगह सेम है बच्चों, तो यहाँ पर दे रहे हैं 2 तरफ से, यहाँ है सिर्फ एक तरफ से, और यहाँ है बच्चों 3 तरफ से डोनेट करने वाले को। तो बताओ नेगेटिव को कभी डोनेट करने वाला चाहिए? नहीं चाहिए। तो बताओ कहाँ कम डोनेशन हो रहा है? 1 2 3 में। तो आपका आंसर आएगा 2 then 1 then 3, क्योंकि 2 में बहुत कम डोनेशन है, 1 में थोड़ा ज्यादा है और 3 में और ज्यादा है। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर और बातें करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि आपको निकालना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ H+ को क्या करना है? रिमूव करना है। H+ एक बार रिमूव हो गया, आपको फिर क्या देखना है? नेगेटिव की स्टेबिलिटी। जिसमें नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? तो चलो यहाँ पर एक और वर्ड आता है बच्चों, pKa। यहाँ एक वर्ड आता है pKa। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? तो बच्चों pKa की अगर बात करूं तो pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। सिंपल। क्या होता है? pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। क्या मतलब है इसका? सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी pKa वैल्यू कम होगी, क्योंकि pK आदमी क्या हो जाता है? उल्टा। इसको इस तरीके से याद रखो, pK आदमी क्या हो जाएगा? उल्टा। तो कभी भी आपको pK ऑर्डर पूछे तो आप सबसे पहले Ka का ऑर्डर निकालो
और Ka का ऑर्डर जस्ट रिवर्स कर दो, वही क्या हो जाएगा, Pka का ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, समझना है यहाँ पे, ऐसा इसलिए होता है कि Ka का मतलब क्या था, अगर आपने Ka अभी देखा हो तो Ka आपने क्या देखा था, एक आपके पास था कॉन्जुगेट बेस, दूसरा था कॉन्जुगेट एसिड और नीचे था एसिड और बेस, यही तो था। हमने कॉन्जुगेट बेस की बात की थी, लेकिन ये क्या था, ये भी तो H3O+ था। इसका मतलब इसके पास क्या था, H आयन कॉन्सेंट्रेशन। H आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी, यही तो थी। तो बच्चों Ka एक्चुअल में क्या है, H आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्यों ऐसा हुआ भाई, H+ डोनेट करने की टेंडेंसी, H+ को डोनेट करने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। सही बात है। अब H+ डोनेट करने की टेंडेंसी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ है तो मैं इस Ka को क्या लिख सकता हूँ, H+ कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ। और बच्चों Pka जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ H आयन। अब कैसे लिखा समझिएगा बिल्कुल आपने। मान लीजिए मेरे पास Ka है, Ka1 है, Ka2 है, ये है 10⁻⁻⁷ और ये है 10⁻⁻⁸। मुझे बताओ Ka1 बड़ा है या Ka2 बड़ा है, जल्दी से बताओ भाई। तो आपको समझ में आएगा यहाँ Ka1 क्या है, बड़ा है, क्योंकि 10⁻⁻⁷ बड़ी क्वांटिटी होती है और 10⁻⁸ छोटी क्वांटिटी होती है। अगर मैं यहाँ Pka1 निकालूं, अब आप देखना यहाँ से आपको समझ में आएगा Pka1 की वैल्यू और Pka2 की वैल्यू, क्या आपको समझ में आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁷। क्या कभी भी पावर लॉग में क्या होती है, बाहर निकल के आती है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। आपने पढ़ रखा है 9, 10 में ये सब चीजें। तो बताओ यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो 7 आने वाली है और Pka2 की वैल्यू आने वाली है 8। क्या आपको कितनी चीज समझ में आई कि Pka1 कैसे निकाला और Pka2 कैसे निकाला। तो बताओ यहाँ पर क्या आपको पता चला कि यहाँ था Ka1 बड़ा Ka2 से, और यहाँ है बच्चों Pka2 बड़ा किससे, Pka1 से। तो आपको ये आज क्लियर हो गया कि Pk और K हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, तो कैसे पहचानोगे, Pk आदमी क्या हो जाता है, उल्टा। इतना अगर ध्यान रख सकते हो तो रख लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो समझ में आया कैसे अपन ने किया, नोट कर लो इसको भाई। अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चन और सारे, जहां पर मैं आपसे पूछूंगा Pka का ऑर्डर और जहां मैं आपसे पूछूंगा Ka का ऑर्डर। क्लियर। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास है मेरा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ Ka। Ka का ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मान लीजिए मुझे Ka का ऑर्डर पूछा है, तो Ka का ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हम क्या करते हैं बच्चों, हम सिंपल सा क्या करते हैं, H+ को रिमूव करते हैं और माइनस लगाते हैं। H+ को रिमूव करने का सबसे सही तरीका क्या है, आप वहां पर नेगेटिव लगाएं जो सबसे तगड़ा हो। क्या ये H सबसे तगड़ा है, क्योंकि नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप H निकालते हैं, यहाँ आपने H ये क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ नेगेटिव बनेगा तो वो सबसे स्टेबल बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा यहाँ पर वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, और इस कंपाउंड में यहाँ से अगर निकलेगा तो वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्लियर बात है। मुझे बताओ C नेगेटिव है, N नेगेटिव है और O नेगेटिव है, सबसे ज्यादा अच्छा स्टेबल एनायन कौन है बच्चों, तो आप कह सकते हो 3 सबसे ज्यादा अच्छा है। अब आपको एक चीज मैंने कुछ दिन सिखाई थी पिछले टर्म में कि C≡C और NH2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों, इसकी ज्यादा होती है। इसकी होती है कितनी, 3.25 और इसकी होती है बच्चों 3.0। क्लियर है। तो बताओ यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा। अगर Ka का ऑर्डर ये है बच्चों, तो बताओ ऑर्डर ऑफ
पी के ए क्या होगा, तो मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि पी के ए का ऑर्डर होगा 2 1 2। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा HF है, HCl है, HBr है और HI है। पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ Ka। क्या बताओगे आप? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर के लिए हम क्या सीखे? फिर से करें, ट्राई करें। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है H+ को रिमूव करना है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया तो मेरे पास क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके से बन गया। क्या समझ में आता है? मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं F- की बात करूँ तो माइनस की स्टेबिलिटी जब सेम फैमिली के ग्रुप होते हैं तो साइज पे डिपेंड करती है। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो Ka का ऑर्डर आएगा वो आएगा HI, HBr, HCl और HF। तो आप कह सकते हो यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HI। अगर मैं आपसे पूछता ऑर्डर ऑफ pKa तो आप क्या बोलते हैं? जस्ट इसका रिवर्स, और जस्ट इसके रिवर्स का मतलब हुआ HF, HCl, HBr और H। समझ में आ रहा है? तुमको क्लियर हो रहा है क्या सब कुछ? तो चलो और क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कैसे हम Ka और pKa के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो जिससे कि हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यहाँ हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हैं रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछता सीधे ऑर्डर ऑफ pKa और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, बेंजीन के साथ ये हाइड्रोजन मान लो, आपको दिखा दे रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ pKa। जब भी ऑर्डर ऑफ pKa पूछेगा तो आपका सबसे पहला काम है आप Ka का ऑर्डर जरूर लिखें, क्योंकि जब तक आप Ka का ऑर्डर नहीं लिखेंगे आप उसका उल्टा नहीं कर सकते। Ka का ऑर्डर की अगर बात करूं तो बताएं मुझे, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा H निकलने के बाद, और यहाँ पर भी H निकलने के बाद क्या बनेगा? नेगेटिव। और हम सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी और फिर इसकी। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बात करूँ 1 है, 2 है और 3 है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ ऑर्डर आएगा 3 2 1। तो बताओ बच्चों Ka का ऑर्डर अगर ये है तो pKa का क्या होगा? तो pK आदमी क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ? 1 2। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए और बताते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप दिया है, OH है, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ OH है, यहाँ 2 Cl लगा दिया, और यहाँ पर OH है, यहाँ मैंने एक F लगा दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? एक F लगा दिया मान लीजिए। और मैंने आपसे कहा कि इनमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या आता है बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे। Ka का ऑर्डर कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया क्या जल्दी से? तो बताओ यहाँ पर सबसे पहला काम है आपको H+ निकालना। H+ आप कहाँ से निकालना चाहोगे? यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो जैसे ही आपने नेगेटिव बनाया आपके पास टास्क क्या हो गया? नेगेटिव की स्टेबिलिटी। और नेगेटिव की स्टेबिलिटी बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी वाले ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा वो उसको स्टेबल करेंगे। और आपने सीख रखा है जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनकी खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन खींचना चाहेगा? सेकेंड। बच्चों फ्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। जब क्वांटिटी सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा। तो आंसर आता है आपका 2 3 1। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे pKa तो P के आदमी क्या हो जाता है? उल्टा। तो आपको क्या करना है? जस्ट रिवर्स। तो आपका 1 3 2। तो कभी भी आपको pKa पूछे तो आपको क्या करना है? Ka का ऑर्डर निकालना है और उसको रिवर्स कर देना है। लेकिन कभी भी आपको अगर Ka का ऑर्डर पूछता है तो आप सिंपल सा काम करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही
Ka का ऑर्डर होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ने यहाँ पर देखा कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर यहाँ पर बता पाए। क्लियर है? तो पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई Ka का ऑर्डर पूछे या Pka का ऑर्डर पूछे तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको यहाँ पर ये पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास H2S है और अगर मान लीजिए मेरे पास वाटर है। अब आपसे किसी ने पूछा कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेन की वैल्यू बताएं कि क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है। आपको हमेशा क्या करना होता है, कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है। कॉन्जुगेट बेस बनाने का मतलब क्या हुआ, आपको H+ रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, दिस इज SH- एंड दिस इज OH-। आपने माइनस बना दिया। अब क्या स्टेप था, माइनस की स्टेबिलिटी। और माइनस की स्टेबिलिटी बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम फैमिली के ग्रुप है तो डाउन द ग्रुप साइज फैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं किसके अबाउट हमको देखना होता है, साइज के अबाउट। तो बताएं मुझे साइज किसका बड़ा होगा, S का, इसलिए एसिडिक स्ट्रेन भी किसकी ज्यादा होगी, H2S। तो क्लियर समझ में आ गया एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर में सिंपल से दो स्टेप है। पहला स्टेप आपका है रिमूव द एसिडिक H एंड कंपेयर द एनायन स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या? चलिए तो यहाँ पर अपन ने ये सीख लिया। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कर लीजिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर OH है, यहाँ पर SH है, यहाँ पर NH2 है, लेट्स सपोज। अब मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे बताएं Ka का ऑर्डर क्या होगा। तो Ka का ऑर्डर हमें कैसे निकालना है, सिंपल एसिडिक स्ट्रेन। और एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर निकालने के लिए पहले आप H+ को रिमूव करें, उसके बाद एनायन की स्टेबिलिटी लिख दें। क्या H+ यहीं से रिमूव करेंगे, यहाँ से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनेगा C- और वहाँ बनेगा O-। और मुझे पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। इसीलिए मैंने नेगेटिव कहाँ बनाया कि आपको क्लियर हो रहा है। अब आपका सेकंड टास्क क्या हुआ, नेगेटिव की स्टेबिलिटी। मुझे बताएं O- है, S- है और N- है। O- और N- में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। इसका मतलब यहाँ पर O-, N- से ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन बच्चों S- क्या O- से ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया यहाँ पर क्या फैक्टर देखते हैं, साइज फैक्टर देखते हैं। तो बताइए यहाँ पर Ka का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2, 1। क्लियर है? अगर आपसे कोई Pka पूछे तो Pk आदमी क्या होता है बच्चों, उल्टा। इसका मतलब अगर Pka का ऑर्डर पूछे तो Pka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 3, 1। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने Ka और Pka कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों जब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से क्लियर समझ लिया। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सा क्या था, H+ रिमूव करना, कॉन्जुगेट बेस बनाना और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, सिंपल। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। बेसिक का मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, हम यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात कर रहे हैं तो बेसिक का मतलब सिंपल सा ये है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट करेगा उतनी ही उसकी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर मेरा मोटिव क्या हुआ, मेरा मोटिव सिंपल सा इतना हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर कर लूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। यहाँ पर हम कभी भी वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हमेशा आपके पास यहाँ पर कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन हमें कैसे करना है, इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी बताने लगा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, यहाँ हम बात करेंगे सिंपल सी नाइट्रोजन। किसकी बात करने वाले हैं, नाइट्रोजन से रिलेटेड। और नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड कहलाते हैं बच्चों एमाइन। क्या कहलाते हैं, एमाइन। तो हम यहाँ बात किसकी करने वाले हैं, एमाइन की करने वाले हैं। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बेस है RNH2, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई बेस है और इस बेस की रिएक्शन में किसी एसिड से कर रहा हूँ, एसिड का मतलब क्या हुआ, H+ कंटेनिंग ग्रुप कॉल्ड एसिड।
क्लियर? तो अगर मान लीजिए मेरे पास बेस की रिएक्शन H+ से हो रही है, तो H+ को ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। H+ एक्सेप्टर ही क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है। कोई भी ग्रुप अगर H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वो एक बेसिक ग्रुप कहलाएगा, एक बेसिक टेंडेंसी शो करेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ मैंने ये इस H+ को क्यों दिया, क्योंकि बच्चों Cl की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है, जिसकी वजह से डेल नेगेटिव चार्ज Cl पे आएगा और डेल पॉजिटिव चार्ज बच्चों H+ पे आएगा। बात करते हैं यहाँ पर, क्या मेरे पास R को मैं कार्बन कंटेनिंग ग्रुप बोलता हूँ, और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हमेशा नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और R पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। हमेशा हमें पता है कि डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन से ये H+ को क्या करता है, अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता है, तो मेरे पास फाइनल क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, R के साथ अब एक H और जुड़ने वाला है, जिसकी वजह से ग्रुप बनने वाला है RNH3 पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ H+ निकलेगा तो क्रिएट क्या करेगा, नेगेटिव, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ Cl नेगेटिव। तो क्लियर बात समझ में ये आई कि अगर जितना ज्यादा ये H+ कंटेन कर ले, जितना ज्यादा H+ ये अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर ले, जितनी तरफ एक्सेप्ट कर ले, उतना ही ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो बेसिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वो H+ को क्या करेगा, अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जितनी ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट हुआ बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है और आयोडीन माइनस है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देखोगे, तो आपने हमेशा सीख रखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हुआ, अगर साइज जितना छोटा होगा नेगेटिव उस पर उतना ही कंटेन होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव कंटेन होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर कोई छोटा एटम है, अगर जिसका साइज छोटा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। तो बताएं, साइज फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। मान लीजिए मेरे पास एक और कंपाउंड है, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक NH2 कंटेनिंग एक ग्रुप लिया, यहाँ मैंने कोई भी ग्रुप नहीं लगा रखा है, सिंपल। दूसरा ग्रुप मैंने क्या लिया, NH2 कंटेनिंग है, बट यहाँ पर मैंने एक विड्रॉइंग टेंडेंसी का ग्रुप लगा दिया, फ्लोरीन। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? क्या मेरे पास मोटिव ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों यहाँ पर कोई ग्रुप विड्रॉइंग टेंडेंसी नहीं शो कर रहा है, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब जितने एन के पास लोन पेयर होंगे उतनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सेकेंड वाले ग्रुप में देखिए, वहां पर लगा हुआ है फ्लोरीन, और फ्लोरीन क्या करता है बच्चों, हाईली माइनस आई। इसका मतलब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर कुछ ना कुछ अपनी तरफ क्या करना चाहेगा, अब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेना चाहेगा। उसके लेने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम होने लगेगी, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होगी, ऊपर वाले की, और नीचे वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कंपैरिजन करने में कि आपके पास ध्यान क्या रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब अपन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि एक और फैक्टर है जो यहाँ पर काफी काम आता है, और उस फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो थर्ड फैक्टर आता है वो क्या आता है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को पहले समझे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक NH ग्रुप है जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक है जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और एक है बच्चों जो कि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको देखना है बेसिक स्ट्रेंथ,
तो मुझे ये बताएं बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ H प्लस एक्सेप्टर। H प्लस को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। बच्चों मुझे बताएं H प्लस अगर वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब हुआ। H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बताइए जब इसने H प्लस लिया तो क्या इसने अपने इलेक्ट्रॉन खाली कर दिए। अपने इलेक्ट्रॉन खाली कर दिए तो चार्ज कैसा आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। क्या आपको इतनी चीज समझ में आती है। यहाँ पर जैसे ही चार्ज पॉजिटिव आ गया इसकी कहानी खत्म हो गई। सेकंड वाले में ध्यान दें, सेकंड वाला जैसे ही H प्लस लेगा क्या इसके पास जो कहानी बन के आएगी वो कुछ ये कहानी बन के आएगी NH2 पॉजिटिव। और थर्ड वाला जब इलेक्ट्रॉन H प्लस लेगा तो मुझे बताएं इसकी कहानी क्या बन के आएगी, इसकी कुछ ये कहानी बन के आएगी। और हमने सीख रखा है पॉजिटिव की स्टेबिलिटी वहां अच्छी होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। मतलब sp3 है, sp2 है और sp है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर आता है वो आता है sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। तो मुझे बताएं बच्चों पॉजिटिव अगर सिंगल बॉन्ड पे है इसका मतलब ये sp3 पे है, इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन की बात, इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये sp पे है। sp हाइड्रेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उस पर पॉजिटिव उतना ही कम स्टेबल होता है। तो बताओ बच्चों अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उस काम करने के बाद मुझे अनस्टेबिलिटी मिले तो क्या मैं वो काम करना चाहूंगा, नहीं करना चाहूंगा। इसी तरीके से बताओ क्या ये ट्रिपल बॉन्ड अपने आप में बहुत खुश था, जैसे ही इसने H प्लस लिया इसकी जो स्टेबिलिटी थी बहुत कम हो गई। तो जो ये काम कर रहा है क्या ये काम करना चाहेगा, नहीं। और इसी काम करने को हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब इसलिए मैंने कहा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ 1 2 3। अगर ये 1 है ये 2 है और ये 3। तो क्लियर समझ में आया कि आपको यहाँ पर कैसे देखना है, आपको यहाँ पर कैसे सोचना है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है बच्चों, इसको ध्यान दें। जैसे मान लीजिए मेरे पास मुझसे बोला गया कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो और बेसिक स्ट्रेंथ में कंपाउंड मेरे पास गिवन है C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव। तो मुझे बताओ बच्चों यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी। क्या मुझे पता है C नेगेटिव सबसे अच्छा बेस होगा, देन N नेगेटिव, देन O नेगेटिव। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख के मैं बता सकता हूँ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होगी। क्या आपको इतनी सी चीज समझ में आएगी आपने कैसे यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की, कैसे अपन ने यहाँ पर चीजों को समझा। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो अपन को ये समझ में आया कि बेसिक स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है और एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है। तो क्लियर आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यहीं पर ये टॉपिक अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ को रेजोनेंस के थ्रू देखते हैं, कैसे अपन रेजोनेंस को समझते हैं। इन सब चीजों को अपन यहाँ पर समझने वाले। तो क्लियर आपको ये समझ में आया कि बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं।